डेट है आज 9 जनवरी 2021 और आज के टॉपिक हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेक्स्ट है मैग्नेटो टेलुरिक एमटी सर्वे। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने जारी की है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है ये देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर JNK के लिए नई स्कीम चलाई गई है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है 25th अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन का अभी न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द स्पेक्ट्रम अलोकेशन, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस या अलोकेशंस क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, अभी ये रिपोर्ट जारी की है इंडिया ने, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इसे देखेंगे। कोरिएंडर वेबिनार अभी हेल्ड हुआ है, इसे देखेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये कोई पाइपलाइन नहीं है, ये क्या है, एक फंड है। किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं हिंदी में आधारभूत संरचनाएं, मतलब इसमें आते हैं जैसे रोड हो गया आपका, रोड, बिल्डिंग, रेलवेज, पोर्ट वगैरह, इनका डेवलपमेंट करना, इन्हीं को बोलते हैं आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कब अनाउंस किया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया था। आपको पता है ना, हर साल बजट सेशन होता है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, और उस सेशन में एक बजट पास किया जाता है हर साल का। और उस बजट स्पीच में 2019-20 में 2019 का जो बजट हुआ था पास, उसमें अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और उसका नाम दिया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP। तो ये NIP किस लिए स्टार्ट किया गया था कि ताकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके हमारी कंट्री में। और क्या करेगा ये पूरे, जो ये क्या है कि पूरे डोमेस्टिक या फॉरेन, मतलब चाहे घरेलू इन्वेस्टर हो या फिर विदेश का इन्वेस्टर हो, सबका इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। कोई भी इन्वेस्ट मतलब यहाँ से इंडिया से भी कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में, चाहे फॉरेन कंट्री से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। और इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था, जो हमने टारगेट रखा है इंडिया ने, कि हमारी इकोनॉमी को 2024 तक $5 ट्रिलियन, 5, ये देखो यहाँ पे लिखा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को। कब तक, 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक। फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है जी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर साल चलता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसे। और ये 2024 का कब से चलेगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो कहीं पे 2025 भी लिखा हो तो गलत मत समझना, ये 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और फाइनेंशियल ईयर तक लिखा हो तो 2024 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, ये सारे प्रोजेक्ट को कवर करेगा, चाहे इकोनॉमिक हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, सबको कवर करेगा। अभी इससे रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन दिए, कुछ रिकमेंडेशन दिए किसने, अटानू चक्रवर्ती टास्क फोर्स ने। ये कमेटी टाइप मान लो बैठाई थी, एक कमेटी है, टास्क फोर्स है, जिसके कई मेंबर है, जिसको हेड किया था अटानू चक्रवर्ती ने। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए, क्या उसने रिकमेंडेशन दिए कि इन्वेस्टमेंट जो चाहिए कम से कम 111 लाख करोड़ चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और इकोनॉमी को ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इसने रिकमेंडेशन क्या दिया है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा इसमें आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसमें 70% तो एनर्जी, रोड, रेलवे, अर्बन प्रोजेक्ट में ही खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि जो ये पाइपलाइन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 39% सेंटर का, 41% स्टेट का, और बाकी का 21% प्राइवेट सेक्टर का इसमें इन्वेस्टमेंट आने का मतलब संभावना एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। ये जैसे मान लो आप ये 102 लाख करोड़ का फंड बनाया था, आप 100 करोड़ मान लो इसे, तो 100 करोड़ 39% कितना हो गया 100 करोड़ का, 39 करोड़ ही हो गया, 39 लाख करोड़, और 40% मतलब 40, तो लगभग इतना सेंटर स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा, 21% प्राइवेट सेक्टर का। तो इससे रिलेटेड यही था, कहीं भी आ जाए NIP
मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो इसे पाइपलाइन नहीं समझना है। क्या है ये? एक फंड है जो आधारभूत संरचनाएं, रेल, रोड, रेलवेज प्रोजेक्ट में खर्च करेगा पैसा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंडिया में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, अच्छे रोड वगैरह बनाएगा। तो यही था इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटो टेल्यूरिक एमटी सर्वे। ये अभी सर्वे हुई है, किसने सर्वे कंडक्ट करा? ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ये एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, इसने ये कंडक्ट किया सर्वे। किस पे बेस्ड की है? ये की है जी सिस्मिक हजार्ड पे रिलेटेड है। सिस्मिक हजार्ड कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में किया है ये सर्वे। सिस्मिक हजार्ड क्या होता है? सिस्मिक हजार्ड होता है जी, हजार्ड का मतलब होता है जी आपदा या संकट, आपदा या संकट। सिस्मिक का मतलब है जी अर्थक्वेक से जो आता है ना संकट, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप को बोलते हैं इंग्लिश में, भूकंप। तो अर्थक्वेक से जो भी आपदा संकट आने की संभावना है उसको इसने मेजर किया है, उसकी सर्वे किया है, समझे? कि अगर भूकंप आएगा तो कितना, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है, तो ये सारी सर्वे इसने निकाल के दी है। तो इससे होगा क्या? इसने सर्वे दिया है, इससे क्या है, जो भी बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं वो क्या है वहाँ पे डिज़ाइन कर सकेंगे ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे भूकंप का ज़्यादा खतरा है ना, तो वहाँ पे भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जा सकेंगी। कि यहाँ पे ज़्यादा खतरा है भूकंप का, तो यहाँ पे बिल्डिंग भूकंप रोधी होनी चाहिए और अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो क्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बननी चाहिए। और इंडस्ट्रियल यूनिट और जो भी स्ट्रक्चर होंगे, जो भी कंपनीज वगैरह बनेंगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो वहाँ पे ये सर्वे को ध्यान में रख के बिल्डिंग वगैरह बनाई जा सकेंगी। इस मेथड क्या है यूज़ किया है जो इसने? मैग्नेटो टेल्यूरिक मेथड है जो इसने, कौन सा मेथड यूज़ किया है इस सेंटर ने मेथड यूज़ किया है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचुरल टाइम वेरिएशन होता है उसको यूज किया है किस सर्वे करने के लिए। और ये एक रिलायबल टेक्निक माना जा रहा है। रिलायबल का मतलब है कि विश्वसनीय टेक्निक है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए ये टेक्निक यूज की जा सकती है। कि मान लो ये पूरा दिल्ली है, इस एरिया में ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है, तो क्या है कि बिल्डर्स अवॉइड करेंगे यहाँ बिल्डिंग ना बनाई जाए, और बनाई जाए तो ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए कम, छोटी बिल्डिंग, 1-2 फ्लोर की, और भूकंप रोधी हों। तो ये सब इससे फ़ायदे होंगे। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी अभी जारी की है। कब ड्राफ्ट तैयार किया था इसका? 1 जनवरी को गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये आपके मेंस वगैरह में लिखने में बहुत काम आएगी। इसमें इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, गेम चेंजर हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि जो पहली जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी ना इंडिया की, उसमें क्या था कि सिर्फ साइंस की फील्ड से ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं, जो बाकी के सामान्य लोग हैं इंडियंस, कोई मान लो रिसर्च करना चाहता है तो वो भी इस सेंटर में जाकर रिसर्च कर सकता है, गवर्नमेंट उसे हेल्प करेगी, समझे? नेक्स्ट क्या है इसमें? इसके ओवरऑल बैंड पॉलिसी क्या है कि ये क्या है, पहली जो पॉलिसी हुआ करती है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है जो इंडिया की, वो क्या है, टॉप ड्रिवन पॉलिसी है। और जो ये पॉलिसी होगी ये 5th पॉलिसी है, नेशनल 5th पॉलिसी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये कि इसके प्रिंसिपल क्या है? ये होगी डिसेंट्रलाइज, एविडेंस इन्फॉर्म्ड, बॉटम अप, एक्सपर्ट ड्रिवन, इंक्लूसिव। इसका क्या मतलब है? देखो, जो टॉप ड्रिवन थी, जो पहले जो टॉप ड्रिवन थी उसका क्या मतलब है, आप इसे ऐसे समझो, इंडिया में, अपने इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 टियर गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट। जैसे पंचायती राज हो गया, आपके म्यूनसिपल के इलेक्शन होते हैं वो हो गए किसी सिटी में। तो 3 टियर्स है ये गवर्नमेंट हमारे। तो क्या है कि मान लो कोई डिसीजन लेना है तो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और फिर पूरे कंट्री पे इम्प्लीमेंट होगा। ये तो हो गया जी टॉप डाउन अप्रोच। और एक होता है बॉटम अप का मतलब है कि जो मान लो नीचे से डिसीजन आएगा कि जो लोकल गवर्नमेंट को क्या है कि जो भी कुछ चाहिए तो पहले ये डिमांड रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, समझे? ये है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होती है। और यही क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है कि अगर सेंट्रलाइजेशन होता है, एक सेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण,
हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होना, सारे डिसीजन लेना। और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसी के आगे डी लग जाएगा बस, सेंट्रलाइजेशन का आगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि पावर स्टेट के पास भी पावर हो और फिर स्टेट क्या है लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कि मान लो टैक्स लोकल गवर्नमेंट ले, या फिर कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ये सब वगैरह लोकल गवर्नमेंट बनाए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच हो गया। तो ये पॉलिसी होगी जो पहले बनी हुई थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी, अब क्या होगी डिसेंट्रलाइज होगी, एविडेंस इन्फॉर्म होगी, बॉटम अप होगी। मतलब कि साइंटिस्ट वगैरह पहले पॉलिसी में क्या लेना है डिसीजन ये सब कुछ देंगे, फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। एक्सपर्ट ड्रीवन होगी और इंक्लूसिव होगी। इंक्लूसिव क्यों होगी? क्योंकि पहले क्या है रिसर्चर को ही सिर्फ इंक्लूड करती थी, और क्या है ऑर्डिनरी इंडियंस भी आके रिसर्च कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जी एम, टारगेट, क्या लक्ष्य हैं इसके? इसके लक्ष्य हैं जी जो इंडिया है अपना, इंडिया की पोजीशन टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर बनाना। मतलब इंडिया को साइंस की अप्रोच में टॉप 3 की कैटेगरी में लेकर आना वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्या है कि जो भी मान लो ह्यूमन कैपिटल है, जो भी साइंस पे रिसर्च करना चाहता है उसको अट्रैक्ट करना, और नर्चर मतलब उसको बढ़ावा देना, स्ट्रेंथन करना, रिटेन करना, यही इसकी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? नेक्स्ट है जी जो रिसर्चर वगैरह हैं और जो फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर है उनको डबल करना, कि जितने भी रिसर्चर हैं और ज़्यादा रिसर्चर लेके आना। नेक्स्ट और क्या है इसका? जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब है जी खर्चा, जितना भी खर्चा होता है किस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे खर्च होता है, जो भी इनोवेशन करने के लिए उसको क्या है उसको बढ़ाना। और जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है रिसर्च में उसको भी हर 5 साल में मतलब मॉनिटर करना और बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ज़्यादा फंड आए ताकि रिसर्च कर सकें, इनोवेशन कर सकें इंडिया में। और क्या है नेक्स्ट इसका? इसकी की कंपोनेंट यही है जी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या कि फ्री एक्सेस होगा फॉर ऑल टू फाइंडिंग, मतलब कोई भी जाकर रिसर्च कर सकेगा। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे काम करेगी। ये क्या है कि आइडिया यही है कि जो भी स्कॉलर्स हैं हमारे स्कॉलर्स नॉलेज, वो क्या है वो सिर्फ रिसर्चर ही नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे इसमें, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, आपको याद क्या रखना है कि सिर्फ रिसर्चर है जो साइंटिस्ट हैं वो ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, कोई भी इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकेगा, कोई भी रिसर्च करना चाहता है वो भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो आपके स्टेटमेंट में इतना भी आ सकता है कि ओनली रिसर्चर कैन पार्टिसिपेट, साइंटिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन द इनोवेशन, नहीं कोई भी कर सकेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है 2003 से, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो मैं बताऊंगा पूरा। अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 9 जनवरी से मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कोरोना था, इसके बीच में भी ये मनाया गया। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ताकि ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी है ना उसको इंडिया से जोड़ सकें। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी का इंडिया के डेवलपमेंट में, कि जैसे जो भी लोग इंडिया के बाहर रहते हैं या फिर कोई भी इंडियन ओरिजिन का पीपल है, पहले इंडिया का था वो बाहर रहते हैं, जैसे बहुत सारे आपने देखेंगे अमेरिका और बहुत सारी कंट्री जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, दुबई, सऊदी अरबिया, इनमें जो लोग रहते हैं जॉब करते हैं या फिर वहीं के हो गए हैं, तो उनको क्या है कि वो इंडिया में कैसे डेवलप कर सकें, इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकें, अपने यहाँ पे निवेश कर सकें, पैसा लगा सकें, या फिर उनको कनेक्ट कर सकें इंडिया के कल्चर से। तो ये सब थीम होती है इसमें प्रवासी भारतीय दिवस में। ये इवेंट कौन कौन करता है, कंडक्ट कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय इसको कंडक्ट कराता है प्रवासी भारतीय दिवस को, और ताकि ओवरसीज इंडियंस को कनेक्ट कर सकें इंडिया से। ये 2003 से मनाया जा रहा है हर साल, 2003 से स्टार्ट किया था मनाना 2003 से, लेकिन 2015 से इसमें बदलाव किए गए। 2015 से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले एवरी ईयर हर साल इसे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब 2 साल में एक बार 2015 से, ये याद रखना आपको।
जो 16 भारतीय दिवस था, प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी थीम थी क्या, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बढ़ावा देना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, इसकी थीम है। और क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्यों मनाया जाता है, ये शायद आपको पढ़ा होगा। क्योंकि 9 जनवरी को ना, 9 जनवरी 1915 को सबसे बड़े प्रवासी जो समझे जाते हैं हमारे, वो महात्मा गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न कर गए थे, वापस आ गए थे। ये महात्मा गांधी जी आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो ये 9 जनवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, इसलिए 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और जब महात्मा गांधी जी आए थे तो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, ये तो आप सब जानते ही हो। इसके सिग्निफिकेंस क्या है प्रवासी भारतीय दिवस के, इसके यही है जी, जो ओवरऑल ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है ना, उसको क्या है कि गवर्नमेंट और पीपल, इंडिया के पीपल से जोड़ा जा सके, ताकि उन्हें अपनी कल्चर से जोड़ा जा सके दोबारा। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो भी वो हैं ओवरसीज इंडियंस या कम्युनिटीज़, क्या है कि उनको जो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने गेन किया है, उन एक्सपीरियंस को इंडिया में शेयर किया जा सके वेरियस फील्ड में, ताकि इंडिया में डेवलपमेंट लाया जा सके। तो यही सब इसके सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब है जी फ़ायदे, बेनिफिट्स वगैरह। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर JNK। एक स्कीम, योजना अभी जारी की है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बेसिक थीम क्या है, एक वर्ड में बताऊं तो डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ब्लॉक लेवल पे। तो ये थीम है पूरी, और पढ़ते हैं स्कीम में है क्या। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे, इंडिया ने अभी ये स्कीम न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए जारी की है, ताकि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके, विकास किया जा सके, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, उद्योग बनाए जा सकें। और स्कीम में है क्या, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप जानते हो ना क्या होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देगी सारे, इसमें जितने भी पैसा लगेगा, और इसी को इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, योजना। तो ये क्या होती है, इनमें क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं और दोनों ही इसे इम्प्लीमेंट करती हैं। इसमें ये फ़र्क होता है। तो ये जो स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए चलाई है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही चलेगी, क्यों, क्योंकि अब यूटी बना दिया ना उसे, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ना जम्मू कश्मीर को। तो सारा देखभाल तो यूटी की कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करेगी सारे। और नेक्स्ट क्या है इसमें, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये 28,400 करोड़ रुपए 2020-21 से लेके 2036-37 तक, लगभग कितना, 16 साल के लिए। ये स्कीम क्या है, इनकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट को, ताकि और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे, उनको नर्चर किया जा सके, मतलब उनको बढ़ावा दिया जा सके। और जो बाकी कोई, मान लो यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज़ होगी, और भी इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होंगी ना, आकर्षित होंगी, और भी जाके उद्योग लगेंगे यहाँ पे। तो यही सब प्रमोट करना है। इसके ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य स्कीम क्या है, यही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, यहाँ पे रोज़गार जनरेट करना है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, सर्विस सेक्टर का भी और मैन्युफैक्चरिंग का भी डेवलपमेंट किया जा सके। इसके की फीचर क्या है, ये क्या है, दोनों बोथ स्मॉल एंड लार्जर यूनिट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, कि बड़े उद्योग भी और छोटे उद्योग भी यहाँ पे लगें, और एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इससे होगा क्या, आपको पता है ना जम्मू कश्मीर में क्या है, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है। मिलिटेंसी का मतलब क्या है, आतंकवादी समझ लो आप, मिलिटेंसी MILITANCY, मिलिटेंसी, आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है ना, जवान है, वो क्या है, आतंकवादियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं। क्यों, एक तो उसका रीज़न बहुत बड़ा ये बताया जाता है कि वहाँ पे के लोगों में एजुकेशन का अभाव है, और दूसरा डेवलपमेंट नहीं है, तीसरा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं है। और जब आदमी मान लो खाली होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्या है, आतंकवाद को में जाके शामिल हो जाए आतंकवादियों के साथ, क्योंकि वो लोग क्या है, इसे फंड देते हैं आतंकवादियों को, तो वो शामिल हो जाते हैं लोग। तो इसलिए क्या है कि जब यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को ग्रोथ होगा, यहाँ पे एजुकेशन होगी, सबको रोज़गार मिलेगा, तो कम चांसेस होंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो क्या है, आपने देखा होगा, कल न्यूज़ थी, क्या था कि बहुत सारे जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उसके जो वो थे सपोर्टर, वो क्या है कि यूएस कैपिटल में घुस गए थे। यूएस कैपिटल क्या है, बिल्डिंग का नाम है। इस जो पार्लियामेंट है ना, किसका उसको पार्लियामेंट को, यूएस की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी है। यूएस की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको बोलते हैं कांग्रेस, और उसकी बिल्डिंग को बोलते हैं यूएस कैपिटोल। कैपिटोल है CAPITOL। तो वहाँ पे घुस आए थे यूएस कैपिटोल में, कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, वहाँ की जो डोनाल्ड ट्रंप के वो थे समर्थक। क्यों? क्योंकि आपको पता है 20 जनवरी को जो नए राष्ट्रपति जी बने वहाँ पे, प्रेसिडेंट जो बिडेन, वो शपथ लेंगे, मतलब फॉर्मली बन जाएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन उससे पहले क्या है, कंफर्म करना पड़ता है। अभी इलेक्शन हुआ था यूएस में, तो इलेक्शन होने के बाद ना पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, और उसमें क्या है कि कंफर्म करते हैं कि हाँ ये इनको सीट ज़्यादा मिली है और यही अगले राष्ट्रपति होंगे। तो कल क्या है, 8 जनवरी को ये हुआ कि वहाँ पे मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट में, और ये बस कंफर्म करने जा रहे थे कि जो बिडेन ही अगले राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। ट्विटर पे क्या ट्वीट किया उन्होंने किया कि, ट्विटर तो जानते हैं ना आप, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम आप चलाते हो, ऐसी ट्विटर है। ट्विटर पे ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया, लिखा, उन्होंने लिखा कि ये डेमोक्रेसी का क्या है कि डेमोक्रेसी खतरे में होने जा रही है, और जो इलेक्शन हुआ था उसमें धांधलेबाजी हुई थी, वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हुआ था, इनवैलिड इलेक्शन हुआ था। और अब इनवैलिड तरीके से ही कि जो अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो ये क्या है कि जो समर्थक थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने वो क्या है कि इससे इंसाइट हो गए, मतलब भड़क गए, और आके उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ पे गोलीबारियाँ भी चली, आग भी लगा दी। तो ये सब देखने को मिला यहाँ पे। इसलिए ये क्या न्यूज़ में है 25th अमेंडमेंट। अब ये क्या है 25th अमेंडमेंट, ये से जानते हैं ये जी, कि अभी ये इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर थे उन्होंने यूएस कैपिटल पे हमला कर दिया, और जो बहुत सारे लोग हैं जो वो अर्ज कर रहे हैं, अर्ज करने का मतलब है जी अपील करना, उकसाना, अर्ज कर रहे हैं किससे, वाइस प्रेसिडेंट है अभी माइक पेंस, उनको, कि वो 25th अमेंडमेंट है ना, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएस के संविधान का जो 25वां संशोधन है, 25th अमेंडमेंट, उसको इन्वोक किया जाए, मतलब यूज किया जाए। तो ये कहता क्या है 25th अमेंडमेंट, इसमें लिखा क्या है, ये जी 1967 को ना आया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारे संविधान में क्या अभी हो चुके हैं ना 100 से भी ज़्यादा, लगभग 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ऐसे ही यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का एक 25th अमेंडमेंट है, ये 1967 में हुआ था। इसमें जो क्या है, इसमें लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो, अगर वैकेंसीज़ हैं 4 तरीके से, 4 तरीके दिए गए हैं, 4 तरीके से अगर वैकेंसीज़ हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट के पद संभाल सकते हैं। ये 1965 में रेटिफाई किया था यूएस कांग्रेस ने, और लागू हो गया था 1967 से। क्या 25th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में 4 सेक्शन है, 4 तरीके से वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट का पद संभाल सकता है। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, 4 तरीके जी। फर्स्ट ये तरीका है, अगर मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का पद संभालेगा, फिर प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर सेकंड सिचुएशन क्या है कि और भी किसी तरीके से वैकेंसीज हो जाए प्रेसिडेंट के पद पे, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है उसका पद संभालेगा। थर्ड क्या है, थर्ड है जी इसमें कि अगर मान लो प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर दे कि वो इनेबल है, मतलब कि ये डिक्लेयर कर दे कि वो प्रेसिडेंट के पद के लिए वो क्या है, अनेबल है, मतलब योग्य नहीं है, वो अपनी इनेबिलिटी कर दे कि मुझसे पद संभाला नहीं जा रहा और कोई आके इस पद को संभालो, तो तब भी क्या है, इस कैपेसिटी में भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मान लो अगर प्रेसिडेंट ये भी ना डिक्लेयर करे कि वो अनेबल है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो वो इनकम्पिटेंट है, मतलब कि अनेबल टू डिक्लेयर हिज और हर इनकम्पिटेंस, मतलब कि प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर करने के भी अनेबल है, अयोग्य है कि मैं इनकम्पिटेंस हूँ, ये इस पद को संभालने के योग्य नहीं हूँ, वो नहीं डिक्लेयर करने के कर रहा है और अनेबल है ये डिक्लेयर करने के, तो भी वाइस प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का पद एक्टिंग प्रेसिडेंट
का पद, मतलब कि वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं तब तक कि अगला इलेक्शन ना हो या अगला प्रेसिडेंट ना चुना जाए, तब तक वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो यही जो फोर्थ सेक्शन है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब उन्होंने खुद को नहीं किया है ना डिक्लेयर, लेकिन क्या है, वो समझा जा रहा है कि वो अनेबल हैं, अयोग्य हैं ये डिक्लेयर करने में कि वो इनकम्पिटेंस हैं, मतलब कि इनकम्पिटेंट हैं कि डिक्लेयर करने में कि वो प्रेसिडेंट का पद संभाल सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है फोर्थ सेक्शन का यूज किया जाए, और जो माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट है, माइक पेंस, उनको प्रेसिडेंट का पद संभाल लेना चाहिए और ट्रम्प को हटा देना चाहिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, मैंने बता दिया 1965 में लाया गया था। कब लाया गया था, जब जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु हो गई थी जी, हत्या कर दी गई थी। वहाँ के प्रेसिडेंट थे ये 1965 में, तो इनकी हत्या कर दी गई थी जॉन एफ कैनेडी की। तो तब 1965 में ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और रेटिफाई कर दिया 1967 में, मतलब पास हो गया 1967 में। और ये फोर्थ सेक्शन क्या है, अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, ये याद रखना आपको, अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है। अभी तक वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसी सिचुएशन में कोई प्रेसिडेंट का पद का भार नहीं संभाला है। अब प्रेसिडेंट के सपोर्टर ने यूएस कैपिटल में क्यों किया था, मैंने बता दिया, उन्होंने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि क्या है कि इनवैलिड, वो इलेक्शन को क्या है हर बार इनवैलिड बता रहे हैं कि गलत तरीके से इलेक्शन हुआ है, गलत तरीके से जो बिडेन जीते हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है। और इनके सपोर्टर ने क्या किया है, आके ये घुस गए यहाँ पे और कांग्रेस पे हमला कर दिया, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है। तो इससे यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पैनल टू स्टडी NFHS 5 फंडिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की फाइंडिंग, जो अभी सर्वे आई है उसकी फाइंडिंग को क्या है कि एक पैनल बिठाया गया है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और ये याद रखना आपको, जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, मैंने पहले भी इसके बारे में न्यूज़ कराई है, ये कौन कंडक्ट कराता है, ये यही कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय कराता है इसको। और ये स्टार्ट की गई थी 1992 में, सबसे पहली जो सर्वे हुई थी फर्स्ट। अभी कौन सी हुई है, पाँचवीं सर्वे हुई है ये, कब से कब तक, 2019 से 2020 तक ये हुई है, और पहली 1992 से 1993 में। तो जो अभी फिफ्थ सर्वे आई है उसकी फाइंडिंग को एग्जामिन करने के लिए, मतलब देखने के लिए क्या क्या फाइंडिंग आई है, उसके लिए एक पैनल, मतलब एक कमेटी गठित की है। कमेटी, उसको हेड कौन करेंगे, चेयर कौन करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी है जिनका नाम है प्रीति पंत। और भी कई सारे मेडिसिन से और न्यूट्रिशन से एक्सपर्ट होंगे जो इसके मेंबर होंगे इस कमेटी के। इसमें कमेटी जो आई है ये क्या रिकमेंड करेगी, क्या सिफारिश करेगी, ये क्या है कि ऐसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी, जो माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, एनीमिया, सी सेक्शन वगैरह को उनमें इम्प्रूव किया जा सके, इनका सुधार किया जा सके। माल न्यूट्रिशन आपको पता है ना, कुपोषण को बोलते हैं, कुपोषण। स्टंटिंग का मतलब होता है जी, स्टंटिंग जैसे किसी की एज के हिसाब से हाइट कम हो जाती है। मान लो किसी की एज 15 साल है, लेकिन हाइट क्या है 5 साल के बच्चे जितनी है, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। ये सब कुछ, ये माल न्यूट्रिशन हुआ, स्टंटिंग हुआ, एनीमी हुआ, या सी सेक्शन, ये सब किससे होते हैं, ये सब ना न्यूट्रिशन की वजह से, पोषक तत्व, जब आप अच्छा खाना नहीं खा पाते हो, डाइट अच्छी नहीं रहती है जिनकी, उनको ही ये रोग होते हैं अधिकतर। अब ये स्टंटिंग और एनीमिया आप जानते हो आयरन की कमी से होता है। और सी सेक्शन बोलते हैं जब ये सर्जरी से जब डिलीवरी होती है ना, सर्जरी से, मान लो नेचुरल बेबी की डिलीवरी नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, सर्जरी करके पेट काट के बच्चे को निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं सी सेक्शन। तो इनमें सुधार किया जा सके इसलिए ये सिफारिश कर रहा है। अभी फाइंडिंग क्या है, ये नेशनल हेल्थ फाइम जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ की फाइंडिंग क्या है, इसकी रिपोर्ट में क्या था। ये रिपोर्ट ना कम से कम 130 पैरामीटर पे जारी की जाती है। और इसमें होता क्या है, जो अभी जो सर्वे आई है नेशनल फैमिली हेल्थ 5 सर्वे, जो पहली सर्वे आई थी 4 नंबर की सर्वे, उससे क्या है कि कंडीशन जो कंट्री में हमारी में बिगड़ी है, वर्सन हुई है। किस किस में, एक तो जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं 2014 से 2019 के बीच में, वो ज़्यादा माल न्यूट्रिस्ट हुए हैं, मतलब उनको कुपोषित, जो बच्चे कुपोषण वाले बच्चे हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है 2014 से 2019 के बीच में। लेकिन इससे पहले की जो सर्वे थी, तीसरी और फोर्थ,
तीसरी से फोर्थ के बीच में कंडीशन सुधरी थी, मतलब सुधार हुआ था, लेकिन फोर्थ से लेके फिफ्थ में कंडीशन क्या है, और बिगड़ गई है माल न्यूट्रिशन की। और जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, मोस्ट स्टेट में डिक्लाइन हुआ है इंडियन स्टेट में। इन्फेंट का मतलब होता है जी नवजात शिशु, और जो मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, इनकी मृत्यु में क्या है कि घटाव देखने को मिला है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है बहुत सारे इंडियन स्टेट में। लेकिन 4 स्टेट ऐसे हैं, ये 4 स्टेट सिक्किम, असम, गोवा और जम्मू कश्मीर। इनमें क्या है कि मोर्टेलिटी रेट है जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, और या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल होता है जी जब नियोनेटल मतलब जब लगभग बच्चा क्या है कि जन्म ही लेता है, तो तब जो मृत्यु हो जाती है, इन्फेंट की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर, 28 दिन के अंदर, या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब 5 साल से कम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सब मेजर करते हैं इनमें क्या है, सुधार देखने को मिला है कि इनकी मृत्यु दर है जो इन 4 स्टेट में बढ़ी है। लेकिन जो मेघालय, मणिपुर और अंडमान निकोबार है, इन 3 जगह पर जो मृत्यु दर है, चाइल्ड की मृत्यु दर, वो बढ़ी है पहले से। पहले मतलब मान लो 10 लोगों की मृत्यु होती थी, बच्चों की मृत्यु होती थी, अब बढ़ गई है 15 लोगों की, ये मानने के लिए। और इन स्टेट में कंडीशन अच्छी हुई है, सिक्किम, असम, गोवा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, चाहे भले वो 4 स्टेट आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद होना चाहिए, जो बिहार में कंडीशन है वो बेकार है, सबसे बेकार। और केरल में कंडीशन जो लोएस्ट डेथ रेट है जो चाइल्ड की, सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पे, केरल में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, बिहार में। ये याद रखना है आपको। अब इसके रिजल्ट के सिग्निफिकेंट क्या है, इसके रिजल्ट जो आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, क्या है कि जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है ना, माल न्यूट्रिशन का मतलब वही होता है कुपोषण, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, उसका लेवल में क्या है, मैसिव इंक्रीज़ देखने को मिला है पहले से। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, तो ये लिखा है इसमें कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन पहले से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। और जो एनीमिया का लेवल है वो भी जो वुमेंस और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें बढ़ा है पहले की अपेक्षा। और क्या है इसमें, ये लिखा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 से और 4 के बीच में जो माल न्यूट्रिशन है वो घटा था, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन अब क्या है, 4 से लेकर 5 तक वो माल न्यूट्रिशन और ज़्यादा बच्चों में बढ़ा है, कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये इसकी फाइंडिंग थी। ये बस मोटा मोटा आपको याद रखना है, मेंस के लिए प्रीलिम स्टेटमेंट देने के लिए पूछा जाए। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 थी और 4 के बीच में, उसमें कंडीशन क्या है, इम्प्रूव हुई थी। जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसमें घटाव देखने को कम देखने को मिला था, बच्चों में जो कुपोषण है वो कमी आई थी उसमें। लेकिन 4 से लेकर 5 में ये कुपोषण है ज़्यादा हो गया है, समझे। बस इतना ही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है जी, स्पेक्ट्रम ऑक्शन से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब है जी बोली लगाना, मतलब नीलामी करना। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना कि मान लो किसी बिल्डिंग की या किसी के घर की नीलामी होती थी और बोलते थे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे ऐसे ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। और स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, ये एयर वेव्स को ही बोलते हैं, सिग्नल फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं जो। कैसे, जैसे मान लो आप मोबाइल के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ होता है। आपको फ़ोन कॉल करनी है, ये आपका फ़ोन है और ये आप हो, आपको फ़ोन कॉल करनी है एक दूसरे बी पर्सन पे, तो क्या है, डायरेक्ट फ़ोन कॉल यहाँ थोड़ी ना जाती है, पहले जाती है अर्थ स्टेशन पे। अर्थ स्टेशन बने होते हैं, अर्थ पे एक स्टेशन बने होते हैं, यहाँ पे कॉल जाएगी, फिर जाएगी सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर आएगी मोबाइल टावर पे, और फिर दूसरे फ़ोन पे जाएगी बी पे। तो ये प्रोसेस होता है विद इन सेकेंड, ऐसे कॉल आती है। और इस कॉल को जाने के लिए क्या चाहिए भाई, इस यहाँ से जाएगी फ्रिक्वेंसी के साथ, तो जाएगी रेडियो फ्रिक्वेंसी, और यही होता है स्पेक्ट्रम लेके जाता है इसे। अब देखो, आपने देखा होगा जब आप वॉइस कॉल करते हो, मान लो किसी को फ़ोन मिलाते हो, तो आपकी बात कम अटकती है ना। लेकिन अब क्या है, पहले कम अटकती थी, अब ज़्यादा अटकने लगती है। क्यों? क्योंकि क्या है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यूज़र्स बहुत ज़्यादा फ़ोन हो गए हैं। और मान लो जब स्पेक्ट्रम कम होगा ना, जब कम होगा और यूज़र्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या है कि आवाज़ की जो क्वालिटी घट जाती है, क्योंकि उसे बहुत सारे बंदे यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम का लोकेशन होता है कि जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी। अभी आपने देखा होगा जब आप वीडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल इतना साफ़ तरीके से नहीं होता ना, अटकता है, उसमें आवाज़ भी अटकती है। मान लो अभी आप बोल रहे हो, उसे सुनाई दे रही है कम से कम 2-3 सेकंड बाद, है ना, डिले आता है। लेकिन
जब आप वॉइस कॉल करते हो तो वॉइस क्या है, डायरेक्टली सुनाई देती है जब आप बोलते हो तभी, उसमें कोई लैग नहीं आता, कोई लैग नहीं आता। लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका वॉइस का डेटा कम होता है, वॉइस का जो डेटा होता है वो कम होता है, और जो वीडियो कॉल का डेटा होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा अपने फ़ोन में भी कि जो MP3 के सॉन्ग होते हैं, MP3 के सॉन्ग देखे होंगे, उसका देखना कभी साइज़ वो उसका कम होता है, 3-4 MB का, 5 MB का। और जो वीडियो सॉन्ग होते हैं या कोई मूवी हुई, उसका साइज़ कितना होता है? ज़्यादा होता है, 50-60 MB, 100 MB। तो इतने बड़े डेटा को भेजने के लिए क्या है कि ज़्यादा स्पेक्ट्रम यूज़ होता है, ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है जब आप वीडियो कॉल करते हो, तो इसलिए आवाज़ अटकती है। अगर स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, अब जैसे 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उसमें क्या स्पेक्ट्रम अलोकेशन बहुत ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लोगों को कवर करने के लिए ज़्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए। तो जब ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा तो क्या है कि बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। और यही अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने के लिए, नीलामी करने के लिए, ये स्पेक्ट्रम कौन ऑन करता है? इसका मालिक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। ये कंपनियों को देती है हर साल, मतलब नीलामी करती है। पिछली नीलामी हुई थी 2016 में, और ये ख़त्म होने वाली है 2020 में ही, इसलिए नीलामी हो रही है 2021 से आगे के लिए। लेकिन जनरली 20 साल के लिए होती है नीलामी, लेकिन ये क्या 4 साल के लिए हुई थी, 4 साल में ख़त्म होने वाली है, अब दोबारा नीलामी हो रही है। ये March 1 से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 4G का ही हो रहा है, अभी 5G का नहीं हो रहा है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन है क्या? यही मैंने जो बता दिया, ये प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑक्शन सिस्टम नीलामी से करती है, लोग आते हैं, बोली लगाते हैं, मान लो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आएंगे और सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब क्या है कि ऑक्शन सिस्टम क्या है? एक सेल है जो राइट टू ट्रांसमिट सिग्नल ओवर स्पेसिफिक बैंड, मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी से अब आपको डेटा ट्रांसफर करना है, ये सब स्पेक्ट्रम में आता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंडिया में है क्या? ये जो सेल फोन्स हैं, आपके सेल फोन्स, वायरलेस, वायरलाइन फ़ोन, इनके लिए सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं ना एंड टू एंड, वो क्या क्या करता है जी? इन सिग्नल को एयरवेव्स लेके जाती हैं, मतलब यही स्पेक्ट्रम, एयरवेव्स स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ताकि ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा जितना, जो इंटरफेरेंस कम होगा, मतलब कि जो लैग आता है ना कि आवाज़ वगैरह में जो भी बात करने में, वो कम होगा। और क्या है, जैसे अभी मान लो एक फ़ाइल, आपने गाना डाउनलोड किया, कोई सॉन्ग, बहुत टाइम लगता है, और टाइम कम लगेगा, जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा उतना टाइम कम लगेगा। आपने देखा होगा, मान लो आप अच्छा प्लान डलवाते हो, स्पीड अच्छी आती है, कम डलवाते हो कम आती है, ऐसे ही ब्रॉडबैंड का होता है। तो ये सिस्टम है इसमें। ये यहीं पे लिखा है कि यूनियन गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा ऑन, सबका स्पेक्ट्रम का मालिक यूनियन गवर्नमेंट होती है। विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर जितना भी स्पेक्ट्रम होता है यूज, वो गवर्नमेंट के पास होता है, वो नीलामी करती है इसकी। यहाँ पे भी यही लिखा है आपका। नेक्स्ट क्या है इसमें? ये टाइम टू टाइम डिलीवरी करती, मतलब इसका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन गवर्नमेंट करती रहती है, ये सब कुछ लिखा है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और ये जनरली यही लिखा है कि जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन होता है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाता है एयरवेव्स का, ये लगभग 20 साल, जनरली जो होता है प्राय 20 साल के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी वैलिडिटी 2016 में किया था, लेकिन 20 में ही ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जा रहा है। लाइकली बिडर कौन होगी? बिडर का मतलब है जी बोली लगाने वाले, मतलब इसे जो खरीदने वाले हैं, मतलब स्पेक्ट्रम को जो खरीदने वाले हैं, कौन कौन संभावना जताई जा रही है। एक तो आपके रिलायंस जियो की कंपनी है, वही भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मिलके वी बन गए ना, VI, तो ये खरीदेंगे स्पेक्ट्रम को। और बाहर के क्या, बाहर फॉरेन कंपनी खरीद सकते हैं क्या हमारे यहाँ पर स्पेक्ट्रम? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, फॉरेन कंपनी भी, वो एलिजिबल है एयर वेव्स को ख़रीदने के लिए। लेकिन उनको करना क्या होगा, या तो यहाँ पे ब्रांच, इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप करनी होगी। बिल्कुल, जब फॉरेन कंपनी है, जो विदेशी कंपनी है, जब ब्रांच सेटअप करेंगी तब खरीद सकेंगी। दूसरा, या फिर इंडियन कंपनी की तरह वो रजिस्टर कराएं अपने आप को इंडिया में। नेक्स्ट क्या है कि या फिर इंडियन कंपनी कोई है, एयरटेल के साथ या VI के साथ या जियो के साथ टाई अप करें, गठबंधन करें, तब वो खरीद सकती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ा है। ये न्यूज़ में क्यों था, 6 जनवरी को इसकी बर्थ एनिवर्सरी आई थी, मतलब कि जन्मदिन आया था इसका, 6 जनवरी को बनाया था ये, 2021 में अभी सेलिब्रेट किया है 6 जनवरी को। ये है क्या, ये क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। किसके अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये। और कब बनाया गया था इसको? एक एक्ट बनाया गया था 1986 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट,
1986 उसके थ्रू इसको बनाया गया था BIS को। तो जब एक्ट के थ्रू बनाया तो कैसी बॉडी हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये सांविधिक संस्था। और ये करती क्या है, ये करती क्या है, ये जी करती है स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड मार्किंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे आपके खाने पीने की जो चीज़ होती है ना, ड्रिंकिंग की या एडिबल चीज़ें खाने की, उन पे क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि इसका ये स्टैंडर्ड है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा ना ISI का मार्क्स बना होता है खाने पीने की चीज़ पे, तो ये सब स्टैंडर्ड सेट करती है BIS। इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट है नेशनल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO। ये है क्या, ये भी रक्षा मंत्रालय ने क्या है इसको लॉन्च किया था। नेशनल ये नवल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन होगी, 3 इसकी ब्रांच होंगी NIIO की, 3 सिस्टम होंगे इसके अंदर जो काम करेंगे। जिसमें पहला सिस्टम क्या है, NTEC नवल टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन काउंसिल। ये काउंसिल सबसे अपेक्स बॉडी होगी इसके अंदर। NIIO के अंदर 3 जो होंगी उनमें सबसे बड़ी संस्था काउंसिल होगी ये NTEC, जो क्या है कि ये रूल वगैरह बनाएगी। और इम्प्लीमेंट कौन करेगी, एक वर्किंग ग्रुप होगा इसके अंदर। ये सेकंड नंबर पे वर्किंग ग्रुप होगा जो इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट को, जो NTEC प्रोजेक्ट बनाएगी ना उसको इम्प्लीमेंट करेगा इसके अंदर, NTEC के अंदर ही काम करेगा वर्किंग ग्रुप। तीसरा इसकी ब्रांच होगी TDEC, ये क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल। ये क्या करेगी, जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उनका इंडक्शन करेगी, मतलब उनको डिफेंस में कैसे इंक्लूड किया जाए, इस पे सारा काम करेगी ये TDEC। अब इसका फ़ायदा क्या है NIO को बनाने का, NIO को बनाने का है जी, क्योंकि जो डिफेंस में है ना, डिफेंस में मतलब रक्षा में सेल्फ रिलायंस बढ़ाया जा सके, इनोवेशन को लाया जा सके। मतलब इतना है, जो सारी अकेडमिया इंडस्ट्री, जो इंस्टीट्यूट वगैरह है ना और इंडस्ट्री है, उनको क्या है प्रमोट किया जा सके ताकि वो डिफेंस के इक्विपमेंट बना सकें। अभी क्या आपको पता है ना, मिसाइल्स गन वगैरह मिसाइल्स वगैरह कहाँ से, बाहर देश से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे रसिया से या अमेरिका से या फिर इजराइल से। तो ये क्या अपने देश में ही बनाए जाए, इनको मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो इनकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किए ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लासी, शॉर्टकट में लासी वेव 1 इंडिया रिपोर्ट रिलीज। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया ये रिपोर्ट लासी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये ना लॉन्गिट्यूडनस बेस्ड है रिपोर्ट। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या क्या मतलब है, इसका मतलब है जी लॉन्गिट्यूड, आपको लॉन्गिट्यूड तो पता है ना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। जो ये लेटे हुए होते हैं ना इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को कैसे याद करोगे, लेटे हुए, ये लाइन होती हैं जो अर्थ पे, हम लाइन बनी हुई नहीं है, अपने क्या रिसर्च के लिए ये लाइन साइंटिस्ट ने, जोग्राफर ने बना दी है कि हाँ हम इन पे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री या 10 डिग्री 35 डिग्री ऐसे। तो ये जो होते हैं लेटे हुए ये लैटिट्यूड होते हैं, और जो खड़े हुए होते हैं ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, समझे। तो ये सर्वे की जा रही है इंडिया की, मान लो ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है आपका, समझे। तो ये क्या है सर्वे ना, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होगी, मतलब इस लॉन्गिट्यूड पे एक पे कितने यहाँ पे, ये क्या है बुजुर्गों पे हो गए, एल्डरली सर्वे होगी उनकी हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे कितने एल्डरली पर्सन है, यहाँ पे कितने हैं और क्या इनको रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड होगी। इसलिए ये सर्वे न्यूज़ में है। किसने जारी की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये क्या प्रोवाइड करेगी, नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम जो होते हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, जो बुज़ुर्गों के लिए क्या है प्रोग्राम होते हैं, उनको पॉलिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। याद रखना ऐसी सर्वे कोई और नहीं है इंडिया में जो क्या है कि एल्डरली पर्सन का इतने अच्छे तरीके से डेटा कलेक्ट करती है, हेल्थ पे, उनके बायोमार्कर्स पे, या फिर उनकी सोशल नेटवर्किंग क्या है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है जी बुज़ुर्गों का बाहरी लोगों से कितना इंटरेक्शन है, और दूसरा उनकी फैमिली पे इंफॉर्मेशन, उनकी इनकम कितनी है एल्डरली पर्सन की, जो बुज़ुर्गों की इनकम कितनी है, असेट कितनी है, उनके पास संपत्ति कितनी है, कंजप्शन क्या कर खाते पीते हैं, ये सब देखेगी, इस रिपोर्ट में दिया जाएगा। ये रिपोर्ट क्या कवर करेगी,
इसने 45 की उम्र या उससे बड़े लोगों को इंक्लूड किया, उसमें कम से कम 72,000 लोगों को, और 31,000 लोगों से ज़्यादा को 60 या उससे अबव एज को, और 6,000 से ज़्यादा लगभग 6,749 75 साल या उससे बड़े लोगों की सर्वे की है। और ये सर्वे किया ना जो सिक्किम में नहीं की है, बाकी सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में की है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट ये है कि यही लॉन्गिट्यूडिनल डेटाबेस होगा इसका पॉलिसी का, ओल्डर पीपल का, ओल्डर पॉपुलेशन का। और एविडेंस देगा क्या, जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना नेशनल लेवल पे, क्या है कि इस जो रिपोर्ट को ध्यान में रखे हुए प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इसलिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ये लिखा है वही घुमा फिरा के 3-4 बार, कि जो प्रिवेंटिव और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, मतलब उनके लिए जो एल्डरली ओल्डर पर्सन है, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए कैसे प्रोग्राम बनाया जाए ताकि उन्हें बीमारी वगैरह से बचाया जा सके और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यही है बस इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कोरिएंडर वेबिनार। कोरिएंडर आप जानते हैं ना किसको बोलते हैं, धनिया को बोलते हैं, धनिया जो आपकी सब्जियों में हर रोज़ डलता है, धनिया, हरा धनिया या सूखा धनिया, उसी को बोलते हैं। इसका वेबिनार हुआ था, वेबिनार मतलब सेमिनार। अभी कोरोना चल रहा है तो ये क्या है, वर्चुअल हुआ था, इंटरनेट पे हुआ था, इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो इसलिए इसे वेबिनार बोल दिया है वही सेमिनार। ये कहाँ पे, अभी कोटा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। अब कोरिएंडर वेबिनार हमारे लिए रिलेटेड नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोरिएंडर, धनिया कहाँ कहाँ पे होता है, क्योंकि आपको पता है ना यूपीएससी ने ना दाल पे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, पल्सेस के सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड और कहाँ पे होती है सब पूछ लेता है। ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑयल सीड्स, तेल से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए कोरिएंडर न्यूज़ में। और कोरिएंडर कुछ ही पार्ट में ज़्यादा होता है हमारी कंट्री के, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कोरिएंडर क्या है, साउथ ईस्ट राजस्थान के हडौती रीजन में होता है। कोटा, आपने कोटा नाम सुना होगा, कोटा जो जहाँ पे आईआईटी वगैरह की वो क्या है कोचिंग होती है, इसके लिए मशहूर है कोटा। कोटा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, राजस्थान में, वहाँ पे हडौती रीजन है एक तो ये। दूसरा गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की गुना डिस्ट्रिक्ट कोरिएंडर के लिए मशहूर है पूरे इंडिया में ये। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इन दो रीजन से होता है, मध्य प्रदेश की गुना डिस्ट्रिक्ट से और हडौती रीजन, राजस्थान का हडौती रीजन मतलब कोटा डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे कोटा डिस्ट्रिक्ट में ही ना एक मंडी है रामगंज एपीएमसी मंडी, ये धनिया की पूरे एशिया में धनिया की ना ये कोरिएंडर की सबसे लार्जेस्ट मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी, ये याद रखना आपको। और रामगंज मंडी को ना, रामगंज को बोलते हैं कोरिएंडर सिटी, मतलब धनिया की सिटी, धनिया का शहर बोलते हैं रामगंज को। और नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी क्या है एक प्रोग्राम है इंडिया में चल रहा है, आपको पता होगा कौन सा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के लिए घोषित कर दिया जाता है और फिर उसे बढ़ावा दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करे और उसका एक्सपोर्ट भी करे। तो इस प्रोग्राम के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, इस मिनिस्ट्री ने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कोरिएंडर को कोटा डिस्ट्रिक्ट को अलोकेट कर दिया है, कोटा डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट को ये कोरिएंडर मिल गया है, इसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ से हो। तो ये किसको अलोकेट किया, कोटा डिस्ट्रिक्ट को, ये याद रखना आपको। और किसने अलोकेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। अब इसके बारे में, कोरिएंडर के बारे में तो आप जानते ही हो, दिखाने की भी ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मैंने क्या कि इमेज भी नहीं लगाई इसकी। धनिया सब जानते हैं, घरों में रोज़ यूज होता है, ये स्पाइसी मतलब मसाला की तरह यूज़ होता है कोरिएंडर प्लांट से। और इसका जो क्या है कि इसके कोरिएंडर के जो धनिया के जो सारे पार्ट होते हैं ना, उतना सारे पार्ट यूज में होते हैं, एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। और इसके जो सीड होते हैं, ड्राई सीड, आपको पता है ना, सूखा धनिया भी होता है, सूखे जो इसके बीज होते हैं वो भी खाए जाते हैं मसाले के तौर में। इसे चाइनीज़ पार्सले भी बोलते हैं, चाइनीज़ पार्सले, और धनिया तो बोलते ही हैं, और सिलेंट्रो भी बोलते हैं। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है जी वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, ये इंडेक्स जारी करता है फाओ, अभी फाओ ने जारी किया है। फाओ क्या है, ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फाओ किसकी एजेंसी, इसके बारे में सब जानेंगे। पहले अपनी इंडेक्स के बारे में जानते हैं जिससे रिलेटेड नहीं हो जाए। फाओ के बारे में ये याद रख लो बस, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, रिलीज कौन करता है, फाओ। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, इंडेक्स की गई थी 1996 में, 1996 में। तो एक ये इंडेक्स
रिलीज़ की, मतलब बनाई गई थी इंडेक्स, तब से रिलीज़ की जा रही है। और इसको करते क्या है, इसमें क्या है, जो मंथली चेंजेस होते हैं ना प्राइस में, फूड के प्राइस में, वो चेक किया जाता है। फूड कमोडिटीज़ में जो खाने की चीज़ें हैं, उनमें खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, ये क्या चेक करता है, जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं ना आपके, मिलेट, ज्वार बाजरा वगैरह, या ऑयल सीड्स, या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मान लो दूध, दही, घी, पनीर, मीट, शुगर, इनके प्राइस में क्या चेंज आया है। और प्राइस का बेस ईयर क्या रखा है, 2014-16। 2014 में जो प्राइस था और अब क्या प्राइस है, चेंजेस क्या हैं, वही इसमें मेजर किया जाता है फूड प्राइस इंडेक्स में, समझे। और अब जानते हैं हम ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो रिलीज़ करती है इसको, ये क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन हैं और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। तो ये उनमें से एक फाओ भी है, स्पेशलाइज एजेंसी। और ये क्या काम करती है, ये हंगर को डिफीट करने के लिए काम करती है इंटरनेशनली, मतलब पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से भुखमरी को, हंगर का मतलब होता है भुखमरी, भुखमरी को मिटाया जा सके, उस पर काम करती है ये। और जब ये सेटअप हुई थी 1945 में बनी थी फाओ, और 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1945 को। और जब ये बनी थी 16 अक्टूबर को, इसी दिन को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व भोजन दिवस, वर्ल्ड फूड डे के दिवस में मनाया जाता है एवरी ईयर। और अभी इसके ना 75 साल पूरे हुए थे, और इस खुशी में इंडिया ने भी ना 75 रुपये का सिक्का जारी किया था, एक कॉइन, 75 रुपये का कॉइन जारी किया था 16 अक्टूबर 2020 को। ये न्यूज़ में भी था, 75 रुपये का कॉइन आ गया, लेकिन वो आया नहीं था, इसके उपलक्ष्य में जारी किया था 75 रुपये का कॉइन, याद रखना आपको। इसकी और भी रिपोर्ट है फाओ की। फाओ क्या है, एक तो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स निकालती है, और भी सारी रिपोर्ट हैं, जैसे सोफिया हो गई, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, सोफो हो गई, सोफिया, सोफो, सोफ़ी, ये नाम आपको याद रख लेने हैं बस, सोफिया, सोफो, सोफ़ी। सोफ़ी इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, ये सोफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी 2 न्यूज़ हैं इसकी, सोफ़ा, ये वर्ड है ना जो ये याद करने का आप, सोफिया, सोफो, सोफ़ी, सोफ़ा, ये मतलब जहाँ भी आ जाए, मतलब ये समझ लो फाओ ने रिलीज़ किए हैं। ये सोफ़ा का है, क्या है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और एक है सोको, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट। तो ये सारे न्यूज़ हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी अभी, इसके बाद उसमें क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम क्वेश्चन में मैंने डिसाइड किया है कि हम क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाई जाए 10-12 मिनट की, उसमें करेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आप समझ लो मुझे प्रमोट कर रहे हो आप, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन में, क्वेश्चन करेंगे उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।